जमीला की हलक से खुश्क सी चीख निकल आई। मैंने इसे कहा, अब आवाज़ न निकालना। मैंने झुककर इस आदमी की तरफ देखा। कमरे की बत्ती जल रही थी। इसका मुंह जरा सा खुला था और आंखें मुर्दा हो चुकी थी। मैंने इसकी गर्दन की एक जानिब हाथ रख दिया। गर्दन की वो रग जो थोड़ी देर पहले ज़रूर धड़क रही होगी, अब साकित हो चुकी थी। वो मर चुका था। जमीला वही कुर्सी पर बैठ गई। अब क्या होगा, वो फिक्रमंद होकर बोली। मैंने कहा, अब कुछ नहीं होगा। अगर ये शख्स जिंदा रहता तो बहुत कुछ हो जाना था। मैंने जमीला को बताया कि ये इंटेलिजेंस का आदमी था और मुझे अपने साथ मिलिट्री पुलिस के हेडक्वार्टर ले जाना चाहता था। मैंने इसकी तलाशी ली। इसकी जेब में इसका शनाख्ती कार्ड निकाल कर देखा। इसका नाम हरीश चंद्र था और मिलिट्री इंटेलिजेंस का वीसीओ था। मैंने दरवाजे को ज़रा सा खोलकर बाहर देखा। चूँकि मेरे रिवॉल्वर के आगे साइलेंसर लगा हुआ था, इसलिए फायर का धमाका नहीं हुआ था। बाहर शाम का अंधेरा कोहरे में घुल मिल गया था। मैंने किचन की तरफ निगाह डाली। किचन की बत्ती जल रही थी और पानी गिराने की आवाज़ आई। चचा खैरदीन खाना पकाने में मसरूफ़ था। इसे कुछ खबर नहीं थी कि मकान में एक आदमी का खून हो गया है। जमीला घबराई हुई थी। कहने लगी, इस लाश को कहाँ छुपाओगे? हम ज़रूर किसी मुसीबत में फंसने वाले हैं। मैंने इसे आहिस्ता से डांटते हुए कहा, तुम बेडरूम में कमरा बंद करके बैठ जाओ, मैं सब कुछ कर लूँगा, जाओ। वो उठकर बेडरूम की तरफ चली गई। मैंने दरवाज़ा खोलकर एक बार फिर किचन की तरफ निगाह डाली। वहाँ खामोशी थी। सर्दी और कोहरे की वजह से किचन का दरवाज़ा बंद था। मकान की दाएं जानिब अंधेरा था। मैं लाश को किसी ऐसी जगह फेंकना चाहता था जहाँ किसी को पता न चल सके और लाश भी गायब हो जाए। अचानक मुझे नागन की मुड़ी वाले शुगाफ का ख्याल आ गया। शुगाफ के अंदर यकीनन कोई अंधा कुआं था। मैंने शुगाफ में पत्थर फेंक कर देखा था। पत्थर काफ़ी नीचे जाकर ज़मीन से टकराया था। मैं लाश को अगर शुगाफ के अंदर फेंक दूं तो क़यामत तक किसी को पता नहीं चल सकेगा। मैं तेज़ी से बेडरूम में जमीला के पास गया और इसे बताया कि मैं लाश को नागन की मुड़ी की तरफ ले जा रहा हूँ। टेबल लैंप की मदम रोशनी में जमीला पलंग पर लिहाफ घुटनों तक लिए सर झुकाए खामोश बैठी थी। यकीनन वो भी सोच रही थी कि हम किस मुसीबत में फंस गए हैं। आराम चैन से ज़िंदगी बसर कर रहे थे। वहमो गुमान में भी न था कि इतना बड़ा खूनी इनकलाब आ जाएगा और हम दरबदर हो जाएंगे। इसने सिर्फ निगाहें उठाकर मेरी तरफ देखा, जुबान से कुछ न कहा। मैं बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके लाश वाले कमरे में आ गया। इंटेलिजेंस वाले की लाश इसी तरह पड़ी थी। मैंने इसे अपने कांधे पर डाला और बड़ी एहतियात से दरवाज़ा खोलकर बाहर रात के सर्द अंधेरे में निकल आया। लाश का इतना वजन नहीं था। मैंने इसे इस तरह कांधे पर डाला था कि इसका सर की तरफ से आधा धड़ पीछे लटक रहा था। मैंने इसकी टांगों को अपनी मजबूत गिरफ्त में ले रखा था। मकान के पिछवाड़े मैदान अंधेरे और कोहरे में डूबे हुए थे। मुझे सिमत का इल्म था। मैं चल पड़ा। जब मैदान ख़त्म हुआ तो कोहरे और अंधेरे की चादर में से नागन वाली मुड़ी के खंडर का खाका उभरा। मैं लाश को लेकर इसके पीछे की तरफ आ गया। यहाँ वो सरकंडे थे जिनके पीछे दीवार में शुगाफ था। मैंने शुगाफ के पास आकर लाश को ज़मीन पर रख दिया और सांस दुरुस्त करने के बाद शुगाफ में एक बार फिर पत्थर फेंका। पत्थर काफ़ी नीचे जाकर ज़मीन से टकराया। टकराने की आवाज़ ऐसी थी जैसे वो ईंटों और पत्थरों पर गिरा हो। मैंने लाश को शुगाफ में धकेल दिया। कोई 3 सेकंड के बाद लाश के ज़मीन के तह में गिरने की आवाज़ आई। ये मुझे बड़ी अच्छी जगह मिल गई थी। इस काम से फारिग होने के बाद मैं तेज़ तेज़ चलता हुआ वापस आया और जमीला को बताया कि सब ठीक हो गया है, अब फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं है। इसने कोई जवाब न दिया। वो एक बार फिर पूरी इसरार हो गई थी। एक बात मुझे ज़रूर परेशान कर रही थी। वो बात ये थी कि इंटेलिजेंस वाले जब किसी मुश्तबा की जासूसी करने निकलते हैं तो वो अपने थाने या हेडक्वार्टर में आम तौर पर बता कर आते हैं कि वो किस तरफ और कहाँ जा रहे हैं, बल्कि ये वो रजिस्टर में अपने हाथ से दर्ज करके निकलते हैं। अगर इस आदमी ने भी लिख दिया होगा कि वो कहाँ जा रहा है तो जब वो रात को वापस अपने हेडक्वार्टर या अपने घर नहीं पहुँचेगा तो पुलिस इसकी तलाश में हमारे इलाके में आ सकती है। बहरहाल मुझे जो कुछ करना था मैंने कर दिया था। एक इत्मीनान ज़रूर था कि हम दूसरे रोज़ मकान बदल कर राय सेना वाले क्वार्टर में जा रहे हैं और वहाँ हमें इस वक्त तक रहना था जब तक कोलकाता से हाजी फरीद साहब का ये पैगाम नहीं आता कि करमदाद को कोलकाता रवाना कर दो। रात गुजर गई। दूसरे दिन मुश्ताक साहब गाड़ी लेकर आए और हमें अपने साथ दिल्ली के राय सेना वाले इलाके में वाक़े क्वार्टर में ले गए। ये क्वार्टर मिट्टी के छोटे टीले के अकम में था। अकेला क्वार्टर था। टीले को कीकर के दरख्तों ने ढांप रखा था। यहाँ कोई मुलाजिम भी नहीं था। मुश्ताक साहब कहने लगे, मैं राशन वगैरह खुद ले आऊँगा,
भाभी खाना वगैरह बना दिया करे तो तुम्हारे हक में बड़ा अच्छा होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेरा कोई नौकर वगैरह देखे। वो चले गए और कुछ देर बाद हमारे लिए आटे चावल के थैले और घी चाय और इसी किस्म की ज़रूरी चीज़ें लेकर आ गए। खुश्क दूध का एक डब्बा भी लाए थे। मैंने कहा, मुश्ताक साहब हमें ज़्यादा देर यहाँ नहीं ठहरना, आप तो बहुत सामान ले आए हैं। कहने लगे, मियाँ करमदाद, हाजी फरीद साहब तुम्हें बर्मा पहुँचाने का जब तक पक्का इंतज़ाम नहीं कर लेते तुम्हें इसी जगह रहना होगा। हाजी साहब प्रैक्टिकल आदमी है, हो सकता है इन्हें 1 महीना लग जाए। मैंने फ़ौरन कहा, नहीं नहीं मुश्ताक साहब, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। मुश्ताक साहब ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर बड़ी शफकत से कहा, यहाँ 1 हफ्ता भी लग सकता है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा मैं चलता हूँ, शाम को आऊँगा। तुम लोग कोशिश करना कि क्वार्टर में ही रहो। मुझे सिर्फ दिल्ली की खुफिया पुलिस का डर है और कोई बात नहीं है। दिल्ली की खुफिया पुलिस का मुझे मुश्ताक साहब से ज़्यादा डर था। अब तो मैंने इनके एक ओहदेदार को कत्ल भी कर डाला था। बहुत मुमकिन था कि पुलिस जहां हम पहले रह रहे थे और जहां मैंने खुफिया पुलिस वाले को ठिकाने लगाया था, वहां जाकर ये मालूम करने की कोशिश करें कि जो लोग यहां रह रहे थे वो कहां चले गए हैं। अगरचे मुश्ताक साहब ने अपने बूढ़े मुलाजिम खैरदीन को सख्ती से मना कर रखा था कि हमारे बारे में किसी को कुछ न बताया जाए। अगर कोई आकर पूछे भी तो यही कहा जाए कि ये मकान अरसे से खाली पड़ा है। लेकिन पुलिस को अब सिर्फ मेरी तलाश ही नहीं थी बल्कि अपने ओहदेदार की कातिल की तलाश भी थी। ये भी हो सकता था कि वो बूढ़े मुलाजिम को पकड़कर थाने ले जाए। बूढ़ा मुलाजिम पुलिस का तशद्दुद ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर इसने बता दिया कि हम राय सेना वाले क्वार्टर में आ गए हैं तो मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत नाजिल हो सकती थी। इन तमाम हालात को सामने रखते हुए मैंने यही फैसला किया था कि अगर 2-1 दिन तक कोलकाता से हाजी साहब का कोई पैगाम नहीं आता तो ना आए। मैं जमीला को लेकर खुद ही कोलकाता की तरफ फरार हो जाऊंगा। दिल्ली में मेरे लिए हर तरफ अब खतरा ही खतरा था। हम सुबह के वक्त राय सेना वाले क्वार्टर में मुंतकिल हुए थे। दोपहर को जमीला ने खुद ही चावल वगैरह पकाए। क्वार्टर पुराने टाइप का था, सिर्फ 2 कमरे थे। मामूली सा गर्द आलूद फर्नीचर था। सर्दी से बचाव के लिए मुश्ताक साहब ने बिजली का एक हीटर लाकर रख दिया था। एक कमरे में 2 चारपाइयों पर बिस्तर लगे थे, लिहाफ पड़े थे। हम खिड़कियां वगैरह बंद रखते थे। इलाका दूर दूर तक गैराबाद था। सामने दरख्तों के दरमियान एक खुश्क नाला था जिसमें कूड़ा करकट पड़ा था। मैंने इर्द गिर्द के माहौल का पूरा जायजा ले लिया था। नाले के पार चंद एक कच्चे मकान थे जहाँ किसी वक्त बच्चे खेलते या कोई मर्द या औरत इधर उधर आते जाते नजर आ जाते। खुश्क नाले पर लकड़ी का पुराना पुल बना हुआ था। पुल के हमारी तरफ वाले सिरे पर एक बुटिया रंग का तंदूर था। दोपहर के वक्त कच्चे मकानों की औरतें रोटियां लगवाने आ जाती थी, मगर यह सब कुछ हमारी क्वार्टर से काफ़ी फासले पर था। यह सारा स्क्रीन प्ले और इलाका देखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था ताकि अगर कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाए तो मालूम होना चाहिए कि मुझे किस तरफ से निकलना होगा। शाम अभी नहीं हुई थी। मैं क्वार्टर के तंग सहन में और खुले दरवाजे के पास जैकेट कॉलर ऊपर उठाए, जेबों में हाथ दिए लोहे की कुर्सी पर बैठा था कि मुझे बीन की आवाज़ सुनाई दी। कोई सपेरा इस तरफ आ रहा था। मुझे एकदम से सनता वली के मुठ के पुजारी सपेरे का ख्याल आ गया। कबीरी ने कहा था, बल्कि बाद में मुझे जमीला ने भी बताया था कि सनता वली मुठ से फरार होने के बाद कोई ना कोई पुजारी सपेरा या सांप इसका पीछा करेगा। मैं जल्दी से उठकर दरवाजे में आया और जिस तरफ बीन की आवाज़ रही थी इस तरफ देखा। एक सपेरा बीन बजाता चला आ रहा था। क्वार्टर के दरवाजे पर इसने मुझे देखा तो बीन मुँह से हटाकर मुझे हाथ उठाकर सलाम किया और कहा, घर घर हस्तियाँ फले फूले, नाग नागन का जोड़ा दिखाता हूँ, कैलाश पर्वत से पकड़ कर लाया हूँ। वो बोले जा रहा था और वहीं बैठकर झोले से पटारी निकालकर इसके गिर्द लिपटी हुई रस्सी खोल रहा था। काले रंग का बूढ़ा सपेरा था। सर पर इसने गेरवे रंग का कपड़ा लपेट रखा था। मैंने इसे कहा कि मुझे सांप दिखाने की ज़रूरत नहीं है बाबा, तुम किसी बस्ती में जाकर बच्चों को अपना तमाशा दिखाओ। मगर इस दौरान वो सांपों का एक जोड़ा बाहर निकाल चुका था। रुमाल से इसने सांपों को छुआ तो दोनों सांपों ने फन उठा दिए। साथ साथ सांपों से बातें भी करता जा रहा था। जब मैंने इसे सख्ती से कहा कि वो चला जाए तो वो हाथ बांध कर बोला, महाराज आप ऐसे धन वालों के भरोसे हम अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। कुछ मिल जाए और कुछ नहीं तो घर में बासी रोटी पड़ी हो तो वही दे दें, बड़ी भूख लगी है। लेकिन मैंने इसे डांट दिया और कहा, सांपों को पिटारी में डालो और यहाँ से चले जाओ, घर में कोई नहीं है। सपेरे ने हाथ जोड़कर कहा, नाराज ना हो बाबा जी, चले जाते हैं। फिर इसने सांपों को पिटारी में डालकर झोले में डाला। झोला कांधे पर लटकाया और बीन बजाता वहां से आगे चल दिया। मैं इसे इस वक्त तक देखता रहा जब तक वो मेरी नज़रों से ओझल नहीं हो गया। मैंने क्वार्टर का दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगाई और कमरे में आ गया। दोनों चारपाइयाँ खाली थी, जमीला वहाँ नहीं थी। मैं परेशान हो गया। बाथरूम कमरे के बाहर एक जानिब था। मैंने जमीला को आवाज़ दी तो बाथरूम के अंदर से इसने सहमी हुई आवाज़ में पूछा, सपेरा चला गया?
गया? मैंने कहा हाँ चला गया, बाहर आ जाओ। वो बाहर आई तो मैंने देखा इसका रंग जर्द हो रहा था और खौफ के मारे इसके होंठ खुश्क हो रहे थे। मैंने इसे अपने साथ लगा लिया और प्यार करते हुए कहा, तुम क्यों इतना खौफ खाती हो? कोई सपेरा अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर मैं जो तुम्हारे पास हूँ। वो खुश्क पत्ते की तरह लर्ज रही थी। मैं इसे कमरे में ले आया, इसे चारपाई पर लिटा कर लिहाफ ऊपर कर दिया और कहा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता हूँ। इसका जिस्म सर्द हो रहा था। कहने लगी, नहीं नहीं तुम मेरे पास ही रहो। मैं इसके पास बैठ गया और इसे तसल्ली देने लगा। वो सख्त खौफजदा हो रही थी। अगर मुझे इंडिया में सिर्फ CID की परेशानी होती तो मैं इसका मुकाबला कर सकता था। मैं आर्मी का साबिक कमांडो था और इस किस्म के हालात से नबरत आजमा होना जानता था। लेकिन सांपों और सपेरों की जिस मुसीबत में हम फंस गए थे, इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं था सिवाय इसके कि मैं जमीला को लेकर किसी दूर दराज इलाके की तरफ निकल जाऊं या जितनी जल्दी हो सके बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंच जाऊं। दूर दराज इलाकों में निकल जाने से भी सपेरों और सांपों से पीछा छुड़ाना मुश्किल नजर आता था। हल एक ही था कि मैं जमीला को लेकर पाकिस्तान में दाखिल हो जाऊं। पाकिस्तान हमारे लिए सबसे बड़ी पनाहगाह थी, लेकिन पाकिस्तान पहुंचना मेरे इख्तियार में न था। अगर आम हालात होते तो मैं अपनी कमांडो ट्रेनिंग को इस्तेमाल में लाते हुए किसी न किसी जगह से अज खुद बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर सकता था। पाकिस्तान और भारत अभी तक जंग की हालत में थे और दोनों तरफ फौजें बॉर्डर पर मोर्चाबंद थी। अगर मैं अकेला होता तो और बात थी, मेरे साथ मेरी बीवी भी थी। इसको साथ लेकर मैं भारतीय फौज के मोर्चों के नज़दीक भी नहीं जाना चाहता था। अभी सूरज गुरूब हुआ ही था और दिन की कुछ रोशनी बाकी थी कि मुश्ताक साहब अपनी गाड़ी पर आ गए। कहने लगे, मेरे साथ आओ, हाजी फरीद साहब का कोलकाता से 1 घंटे बाद फ़ोन आने वाला है। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद इनसे बात कर लो। मेरे बात करने से तुम्हारी तसल्ली नहीं होगी। मुश्ताक साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था। मैंने तय कर लिया कि चाहे हाजी फरीद कुछ कहें, मैं इन्हें बता दूंगा कि मैं इनके पास कोलकाता पहुँच रहा हूँ। अब किसी हालत में भी मेरा जमीला के साथ दिल्ली में रहना ठीक नहीं था। मेरा दिल कह रहा था कि वो सपेरा कोई आम सपेरा नहीं था, बल्कि सनता वली मुठ का पुजारी सपेरा था जो जमीला की बू सूंघता हुआ वहाँ तक पहुँच गया था और अब जमीला की ज़िंदगी ख़तरे में थी। हो सकता था कि हाजी फरीद साहब ने ये पैगाम देना हो कि करमदाद से कहो कि फ़ौरन कोलकाता चला आए। मैं इसी वक्त मुश्ताक साहब के साथ रवाना हो गया। जाने लगा तो जमीला ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगी, मुझे यहाँ के लिए छोड़ कर न जाओ। इसके लहजे में अजीब किस्म की आजिज़ी थी, मगर हाजी साहब से खुद बात करनी बहुत ज़रूरी थी। मैंने जमीला से कहा, कोलकाता से हाजी साहब का फ़ोन आने वाला है, उन्होंने ज़रूर हमें बुलाया होगा। मैं खुद इनसे सारी बातें तय कर लूँगा, तुम फिक्र न करो। दरवाजे को अंदर से बंद कर लेना, यहाँ कोई नहीं आता। और फिर मैं बड़ी जल्दी मुश्ताक साहब की गाड़ी पर ही वापस आ जाऊँगा। और मैं मुश्ताक साहब के साथ गाड़ी में बैठ कर चल पड़ा। मुश्ताक साहब मुझे दिल्ली के एक गुंजान मोहल्ले में ले आए। यहाँ इनकी किसी दोस्त का मकान था। मुश्ताक साहब मुझे अपने होटल में नहीं ले जाना चाहते थे। वो खुद यहाँ आकर कोलकाता हाजी फरीद को फ़ोन किया करते थे। हम एक छोटे से कमरे में बैठ गए। टेलीफोन सामने तपाई पर पड़ा था। मुश्ताक साहब बोले, हाजी फरीद ने ज़रूर तुम लोगों के बॉर्डर क्रॉस कराने का इंतज़ाम कर दिया होगा। थोड़ी देर पहले इनका कोलकाता से फ़ोन आया था। मेरे दोस्त ने मुझे होटल में फ़ोन पर पैगाम दिया कि हाजी साहब 1 घंटे बाद फ़ोन करेंगे। मैं गू की कैफियत में था, लेकिन दिल में अहद कर रखा था कि अगर कोलकाता से बुलावा ना भी आया तब भी मैं आज रात को नहीं तो कल दिन के वक्त कोलकाता जाने वाली गाड़ी में सवार हो जाऊंगा। मैं किसी हालत में भी अब जमीला को दिल्ली में नहीं रखना चाहता था। खुद मुझ पर कत्ल के जुर्म में पकड़े जाने की तलवार लटक रही थी। मुश्ताक साहब मुझसे बातें करते रहे और मैं बेतवज्जी से इनकी बातें सुनता रहा। ज़हन तरह तरह के ख्यालात में उलझा हुआ था। जब 1 घंटा गुजर गया तो टेलीफोन की घंटी बज उठी। मुश्ताक साहब ने रिसीवर उठाकर हेलो कहा। फिर 10-12 सेकंड तक कुछ सुनते रहे। आंखों के इशारे पर उन्होंने मुझे बता दिया कि कोलकाता से हाजी साहब का ही फ़ोन है। फिर उन्होंने फ़ोन पर कदरी ऊंची आवाज़ में कहा, हाजी साहब बेहतर है कि आप खुद करमदाद से बात कर लें, वो मेरे सामने बैठा हुआ है। और उन्होंने रिसीवर मुझे दे दिया। मैंने हेलो कहकर हाजी फरीद को अस्सलाम वालेकुम कहा तो वो बोले, मियाँ करमदाद, बर्मा के बॉर्डर पर बड़ी सख्ती है। अभी हालात ऐसे नहीं हैं कि तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। तुम्हें कुछ रोज़ और इंतज़ार करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह कुछ न कुछ हो जाएगा। मैंने 2 टोक लहजे में कहा, मैं आपकी मेहरबानियों का बदला नहीं दे सकता हाजी साहब, लेकिन हालात कुछ ऐसी शक्ल इख्तियार कर गए हैं कि मैं दिल्ली में मज़ीद 1 दिन भी नहीं ठहर सकता। दूसरी तरफ से हाजी साहब कुछ कहने लगे तो मैंने इनकी बात काट कर कहा, मैं कोलकाता आ रहा हूँ। मैं आपके पास नहीं ठहरूंगा, किसी दूसरी जगह ठहरूंगा। जब हालात मुआकिफ हो जाएंगे तो अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाऊंगा। टेलीफोन पर मैं खुलकर बात नहीं करना चाहता था। हाजी साहब ने इसरार करते हुए कहा कि मैं अभी कोलकाता ना हूँ, लेकिन मैंने ये कहकर कि मैं कल दिल्ली से रवाना हो जाऊंगा रिसीवर मुश्ताक साहब के हवाले कर दिया।
लगता था कि हाजी फरीद मुश्ताक साहब को कुछ समझा रहे थे कि करमदाद को भी दिल्ली में अपने पास ही रखो। मुश्ताक साहब बार बार कह रहे थे, मैं कोशिश करूँगा, मैं कोशिश करूँगा। फ़ोन बंद हो गया। मुश्ताक साहब ने रिसीवर क्रेडल पर रखते हुए कहा, मियाँ हाजी साहब तुम्हारे और अपने भले की ही बात कर रहे थे। बंगाल में हालात ठीक नहीं है। हाजी साहब ने मुझे बता दिया है कि इनके पास सीआईडी का आदमी आया था। शायद किसी ने मुखबरी कर दी होगी कि तुम इनके पास ठहरे थे। बहरहाल सारे हालात तुम्हारे सामने हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ हाजी फरीद साहब पर भी कोई नागहानी आफत आ जाए। मैंने कहा, मुश्ताक साहब, मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। हाजी फरीद साहब की पोजीशन का मुझे अपने से बढ़कर ख्याल है। मैं इनके पास नहीं ठहरूंगा। मेरे पास काफ़ी पैसे हैं। हम किसी छोटे से होटल में कमरा ले लेंगे। तो फिर तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? मुश्ताक साहब ने कहा। मैंने कहा, अगर आज रात को कोई गाड़ी जाती है तो हम इसमें बैठ जाएंगे, वरना दिन के वक्त तो कोई ना कोई गाड़ी कोलकाता ज़रूर जाएगी। मुश्ताक साहब ने सर को नफ़ी में हिलाया और उठ खड़े हुए। जैसे तुम्हारी मर्जी मियाँ, अब मैं तुम्हें ज़बरदस्ती तो रोक नहीं सकता। कल 9:15 बजे होड़ा मेल जाती है, इसमें चले जाना, मैं गाड़ी लेकर आ जाऊँगा। मैंने मुश्ताक साहब के आगे ज़्यादा इसरार करना मुनासिब ख्याल ना किया। और फिर एक रात की बात थी, शाम हो रही थी, रात भी गुजर जाएगी। ये सोचकर मैंने इन्हें कहा, बहुत बेहतर है कि हम कल 9:15 बजे वाली गाड़ी में चले जाएं। मैं मुश्ताक साहब के साथ गाड़ी में बैठकर इनके रायसेना वाले क्वार्टर की तरफ चल पड़ा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे मैं इनके साथ रहा। शाम की स्याही दिल्ली शहर के आसमान पर बढ़ती चली जा रही थी। सड़कों, मकानों और दूरों नज़दीक की पुरानी और नई आबादियों में रोशनियाँ झिलमिलाने लगी थी। मैंने मुश्ताक साहब से पूछा, बदनाम स्मगलर और गुंडों के सरगना श्रीराज का कोई आदमी मेरी जासूसी करने तो आपके होटल में फिर नहीं आया? मुश्ताक साहब गाड़ी चला रहे थे। मैं इनके पहलू में बैठा था। खिड़कियों के शीशे चढ़े हुए थे। कार के अंदर की फिजा गर्म थी। बाहर लम्हा ब लम्हा बढ़ती हुई रात सर्द होती जा रही थी। कहने लगे, श्रीराज का कोई ख़ास आदमी तो नहीं आया? इसके यहाँ जो मुसलमान वाकिफ़ कार काम करता है, इसकी ज़ुबानी मालूम हुआ था कि श्रीराज को जमीला की गुरु देवगिरी के मंदिर से फ़रार हो जाने का सख्त सदमा है और इसके ख़ास गुंडे तुम्हारी बीवी की तलाश में मद्रास तक की खाक छान नहीं हैं। इस तरह बातें करते हुए हम लोग रायसेना की बस्ती में पहुंच गए। मैंने दूर से अपने क्वार्टर की तरफ देखा। वहाँ अंधेरा छाया हुआ था। मैंने दिल में सोचा कि जमीला ने अच्छा किया जो क्वार्टर के बाहर की बत्ती रोशन नहीं की। बत्ती जलती देखकर शुबा हो सकता था कि यहाँ ज़रूर कोई रहता होगा। मुश्ताक साहब को सीआईडी के आदमी को ठिकाने लगाने के बारे में बताने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुश्ताक साहब ने क्वार्टर के सामने एक तरफ करके गाड़ी रोक ली। मैंने इन्हें कहा कि वो क्वार्टर में चलकर हमारे साथ चाय की एक प्याली पी लें। उन्होंने बड़ी खुश इखलाकी से इनकार करते हुए कहा, मियाँ, हमारी चाय तुम पर उधार रही। सुबह जल्दी आ जाऊँगा। तुम्हारे और भाभी के साथ चाय की एक प्याली पीकर तुम्हें स्टेशन लेकर चलूँगा। इस वक्त मुझे इजाज़त दो, पीछे होटल में बड़े काम है। उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया और गाड़ी मोड़कर अपने होटल की तरफ रवाना हो गए। मैं क्वार्टर के दरवाजे की तरफ बढ़ा। मुझे मालूम था कि जमीला ने अंदर से कुंडी लगाई होगी। मैंने बंद दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। 2-3 बार दस्तक दी। अंदर से कोई जवाब न आया। मैं उंगली से दस्तक दे रहा था। चौथी बार हाथ दरवाजे पर मारकर दस्तक दी तो दरवाजे का एक पट अंदर चला गया। अंदर से दरवाजे को कुंडी नहीं लगाई गई थी। मुझे जमीला की लापरवाही पर सख्त गुस्सा आया और कमरे की बत्ती रोशन कर दी। कमरा खाली पड़ा था। जमीला शायद दूसरे कमरे में चारपाई पर सो रही थी। ये सोचकर मैं दूसरे कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि दोनों चारपाइयाँ खाली पड़ी हैं। मेरे बिस्तर का लिहाफ तय किया हुआ था। जमीला का लिहाफ इसी तरह खुला था जैसे वो बिस्तर से निकल कर कहीं गई हो। मुझे ख्याल आया कि वो बाथरूम में होगी। मैं बाथरूम की तरफ गया। बाथरूम का दरवाज़ा बंद था। मैंने जमीला को आवाज़ दी। अंदर से कोई जवाब न आया। मैंने 2-3 आवाज़ें दी। जब कोई जवाब न आया तो मैंने दरवाजे को धकेला। दरवाज़ा खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। मैंने बत्ती जला दी। बाथरूम खाली पड़ा था। अब तो मैं परेशान हो गया। मैंने किचन में देखा, जमीला वहाँ भी नहीं थी। मैं घबराया हुआ क्वार्टर से बाहर निकल आया। क्वार्टर के पीछे आकर देखा, वहाँ हल्का हल्का अंधेरा था। जमीला का कहीं नामो निशान तक नहीं था। दौड़कर वापस अंदर आ गया। जमीला की 2 जूतियाँ थी, एक चप्पल थी और एक गुरगाबी थी। गुरगाबी गायब थी। चप्पल पलंग के पास ही पड़ी थी। इसका मतलब था कि वो अपनी मर्जी से गुरगाबी पहनकर कहीं निकल गई है। मगर वो कहाँ जा सकती है? इर्द गिर्द कोई मार्केट या स्टोर भी नहीं था जहाँ वो कुछ खरीदने निकल गई हो। नाले के पुल पर भटियारन का तंदूर ही था। कहीं ये बेवकूफ़ औरत तंदूर पर रोटियां लगवाने तो नहीं चली गई? इसने सोचा हो कि आज तंदूर की लगी हुई रोटियां खाई जाएं। इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मगर जमीला अक्सर इस किस्म की गैर जिम्मेदारी की हरकतें किया करती थी। मैंने क्वार्टर के दरवाजे में आकर दूर भटियारन के तंदूर की तरफ निगाह डाली। तंदूर की लालटेन जल रही थी। इसका मतलब था कि भटियारन रोटियां लगा रही है। मैं तेज़ तेज़ कदमों से इसकी तरफ चलने लगा। दिल में खुदा से दुआएं मांग रहा था कि या अल्लाह पाक, मेरी जमीला तंदूर पर ही हो। जैसे जैसे तंदूर करीब हो रहा था, वहाँ का धुंधला मंजर साफ होता जा रहा था। तंदूर पर भटियारन रोटियां लगा रही थी और इसके सामने 2 कम उम्र लड़कियां बैठी थी। तंदूर में आग रोशन थी।
जिसकी चमक अधेड़ उम्र भुटियारिन के चेहरे पर पड़ रही थी। जमीला वहाँ नहीं थी। मैंने सोचा शायद वो रोटियां लगवा कर ले गई हो और यूं ही सैर करने की खातिर दूसरी तरफ से क्वार्टर की तरफ गई हो। मेरा दिल ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था कि जमीला कहीं गायब हो गई है या मुझे छोड़कर चली गई है। इसकी गर्म चादर भी इसकी चारपाई पर नहीं थी। भुटियारिन ने मेरी तरफ सर उठाकर देखा और पूछा, बाबू रोटियां लेनी है? मैंने जेब में हाथ डालते हुए कहा, हाँ बहन जी 2 रोटियां दे दो। भुटियारिन ने छापे में से 2 रोटियां निकालकर कागज़ में लपेटी और मुझे पकड़ा दी। मैंने इसे पैसे दिए और यूं ही बज़ाहिर बेनियाजी से पूछा, बहन जी इधर कोई बड़ी औरत तो रोटियां लेने नहीं आई? भुटियारिन बोली, भाई यहाँ तो छोटे बच्चे ही रोटियां लगवाने आते हैं, क्या तुमने अपनी किसी नौकरानी को भेजा था? मैंने यूं ही कह दिया, हाँ नौकरानी को भेजा था। फिर मैंने इसे जमीला का हुलिया और लिबास और ख़ास तौर पर इसकी चादर का रंग और गुरगाबी का बताया तो वो बोली, भाई ये लिबास किसी नौकरानी का तो नहीं हो सकता, ऐसी कोई औरत यहाँ नहीं आई। तो दोस्तों अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।